हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी। तो सी में स्ट्रिंग क्या होती है हमारी। अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन एन एरे। जब हम लोग कैरेक्टर के कलेक्शन को स्टोर करते हैं एरे के फॉर्म में तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। एवरी स्ट्रिंग इज फॉलोड बाय अ नल कैरेक्टर टू मार्क द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा एंड होती है नल कैरेक्टर पे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है। एग्जाम्पल है जैसे हेलो है, इसको अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप की एक एरे डिक्लेयर करेंगे और उसमें इस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, वो भी डबल कोट्स में। तो जब ये मेमोरी में स्टोर होगी तो मेमोरी में जो लास्ट कैरेक्टर होगा इसका वो हमारा नल होगा। ये लास्ट कैरेक्टर क्या है, नल होगा। इससे पता चल रहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन सी। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब स्ट्रिंग पे जो हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं या स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहते हैं। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या होता है, इन सी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इज डन थ्रू द फंक्शंस प्रोवाइडेड इन दी स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो हम सी में करते हैं वो कुछ फंक्शंस का यूज़ करके करते हैं और वो फंक्शंस हमारे कहाँ स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी में। दीज फंक्शंस अलाउ अस टू फाइंड। अब इन फंक्शंस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग है उसमें दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं स्ट्रिंग में कुछ भी वैल्यू, या फिर स्प्लिट कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग लेंथ, जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लेंथ को फाइंड करने के लिए str_len यूज़ करते हैं, विच काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग अंटिल इट रीचेज द नल कैरेक्टर। तो ये हमारा क्या करता है, लेंथ को कैलकुलेट करता है कि हमारे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। लास्ट जो नल कैरेक्टर है उसको इंक्लूड नहीं करता है, मतलब काउंटिंग में हमारा नल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन फंक्शन ओपन कर लिया, फिर यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप की एरे है जिसमें हेलो स्टोर है। फिर जो str_len फंक्शन है वो क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कर लिया है, str_len में वैल्यू पास कर दी है str एरे की। तो str एरे में हेलो है तो इसमें जो रिटर्न होगा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, तो मतलब इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या है हमारी 5, तो x में हमारा स्टोर हो जाएगा 5। अब हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो x प्रिंट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब अगर हमारी एरे में ब्लैंक स्पेसेस है, सपोज यहाँ पे ऐसे करके लिखा है, ये एक ब्लैंक स्पेस भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी काउंट होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट फंक्शन है कॉपीइंग स्ट्रिंग। अगर हमें एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो हम लोग str कॉपी यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। मतलब सोर्स जिससे कॉपी कर रहे हैं और जिसमें कॉपी कर रहे हैं वो हमारा डेस्टिनेशन। तो इसमें एक सोर्स नाम की एरे ले ली है जो कि कैरेक्टर टाइप की है, तो हेलो इसमें स्टोर है और इस हेलो को हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टोर करवा रहे हैं। तो strcpy का यूज़ किया है, तो इसमें डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर। तो जब ये हमारा फंक्शन रन होगा तो इसमें src की वैल्यू जो है, सोर्स की वैल्यू किस में आ जाएगी, डेस्टिनेशन में। और फिर हम डेस्टिनेशन को प्रिंट करवा रहे हैं तो डेस्टिनेशन में हमारे हेलो प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है कॉन्कैटिनेटिंग। कॉन्कैटिनेटिंग मीन्स होता है कि एक स्ट्रिंग है उसके आगे अगर हम कोई दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो उसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो होता है strcat। दिस फंक्शंस अपेंड और जॉइंस वन स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द अदर स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के एंड में ज्वाइन कर देता है। अब ये कैसे परफॉर्म होता है, फिर हमें एरे लेनी पड़ेगी कैरेक्टर टाइप की। तो हमारे पास 2 एरे हैं, एक में हेलो है एक में वर्ल्ड है। तो strcat का यूज़ करके इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो str1 में क्या हो जाएगा, जो str2 का डेटा है वो इसमें कॉपी हो जाएगा। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे str1 को तो हमारा क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा हेलो वर्ल्ड किस में स्टोर हो जाएगा, str1 में हमारा हेलो वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है कंपेयरिंग स्ट्रिंग। अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि वो आइडेंटिकल है या नहीं है तो उसके लिए हम लोग strcmp फंक्शन यूज़ करते हैं। टू कंपेयर टू स्ट्रिंग वी यूज़ strcmp। अब इस फंक्शन का जो रिटर्न मिलता है वो हमें एक नंबर मिलता है। अगर वो नंबर 0 होगा तो मतलब हमारी स्ट्रिंग क्या है, आइडेंटिकल है। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो स्मॉलर है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है हमारी वो लार्जर है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारी 2 एरेज हैं str1 और str2। str1 में हमारा
स्ट्रिंग है एप्पल str2 में बनाना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, strcmp का यूज़ करके इनको कंपेयर करवा रहे हैं। तो ये दोनों यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दी str1 str2। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा। अब रिजल्ट में क्या होगा, हमें कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे इंटीजर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो रिजल्ट में वैल्यू या तो 0 होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हम चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट में वैल्यू क्या है। तो कंडीशन यूज़ की है कि इफ़ रिजल्ट इज़ लेस देन 0, अगर रिजल्ट हमारा लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव है, तो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है, स्मॉलर है, तो हमारी स्ट्रिंग 1 इज स्मॉलर देन स्ट्रिंग 2 प्रिंट हो जाएगा। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये प्रिंट हो जाएगा कि str2 इज ग्रेटर देन str1। और अगर ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स होती है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा str1 इज इक्वल्स टू str2, मीन्स हमारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमारी दोनों स्ट्रिंग क्या है, आइडेंटिकल है, इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि हमारी स्ट्रिंग 2 है वो ग्रेटर है स्ट्रिंग 1 से। तो हमारा प्रिंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को समझने से पहले एक बार एरे को रिवाइज करते हैं। एरे में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग सेम डेटा टाइप को एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते हैं, तो हम उसको एरे बोलते हैं। तो हमारे इसमें जो डेटा होता है वो सब सिमिलर टाइप के होते हैं। अगर इंटीजर है तो सब इंटीजर होंगे, अगर कैरेक्टर है तो सब कैरेक्टर होंगे, और अगर फ्लोट है तो सब फ्लोट होंगे। पर स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डेटा टाइप होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सी अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है दैट अलाउ अस टू ग्रुप डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को एक सिंगल नेम में स्टोर करते हैं। मीन्स हम अपना खुद का डेटा टाइप बना रहे हैं। जैसे इंट है तो इंटीजर में क्या करते हैं, हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर का यूज़ करके जो डेटा टाइप बनाया होगा उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होंगे जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के होंगे। मतलब इंट भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, या फिर कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो these variables can be of different data type and each variable inside a structure is called member। तो स्ट्रक्चर में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको हम मेंबर बोलेंगे या फिर फील्ड बोलेंगे। अ स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके डिफाइन करते हैं, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके बाद फॉलोड होता है स्ट्रक्चर का नेम, और उसके बाद जो भी मेंबर्स हैं उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, फिर जो हमारे स्ट्रक्चर का नेम देना होता है वो, फिर कर्ली ब्रेसेस में हमें जितने भी डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनके डेटा टाइप के साथ मेंशन करना होता है। तो अब ये समझते हैं कि हमें स्ट्रक्चर की नीड क्यों हुई। सपोज हमें ऐसा डेटा स्टोर करना है जिसमें एक ही पर्सन का डेटा है पर वो डिफरेंट टाइप का है, मतलब वो डिफरेंट डेटा टाइप का है, तो हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सपोज स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डेटा क्या है, डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे नेम उसका एक कैरेक्टर एरे होगी, रोल नंबर उसका इंटीजर टाइप का होगा, और मार्क्स क्या हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेम पर्सन की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डेटा टाइप की है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम है वो है स्टूडेंट, फिर इसमें हमें जितने भी टाइप के डेटा टाइप डिक्लेयर करने थे हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिए हैं। तो नेम हमने डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर की एरे, रोल नंबर इंटीजर टाइप हो गया, और मार्क्स फ्लोट टाइप हो गए। तो यहाँ पे जो ये डिक्लेरेशन हुआ है ये सिमिलर है इंट के। जैसे इंट का रोल है वैसे ही हमने ये अपना एक डेटा टाइप बनाया है, ये पूरा क्या है, एक डेटा टाइप है। फिर अब हम इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, फिर जैसे इंटीजर में करते थे कि वेरिएबल बनाते थे फिर उसमें डेटा को इनिशियलाइज करते थे, तो ऐसे इसमें भी ये सिर्फ अभी क्या हुआ है, डेटा टाइप बना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल के बाद फिर डेटा को असाइन करेंगे या फिर प्रिंट करवाएंगे। सिंटेक्स का यूज़ करके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर हम अपना स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर का नेम हो गया स्टूडेंट, फिर इसमें जो भी हमें मेंबर्स एंटर करने हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग मेंबर्स बना लेंगे, जो भी डेटा टाइप चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग। तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का ले लिया है, कैरेक्टर एरे ले लिए है नेम के लिए, और फ्लोट के लिए मार्क्स ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, आफ्टर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट वेरिएबल ऑफ द स्टूडेंट टाइप एंड एक्सेस ईच मेंबर यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो अब हमने क्या किया है, ये सिर्फ हमारा डेटा टाइप बना है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बेसिक डेटा टाइप में करते थे इंट ए, तो ये हमारा वेरिएबल नेम होता था। तो ऐसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे वेरिएबल नेम देंगे, तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये हमारा डेटा टाइप है इतना, और ये है इसका वेरिएबल। तो अब वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा को स्टोर करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, कॉमा से सेपरेट करके, जिस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे
अपने डेटा टाइप इंक्लूड किए थे, मेंबर्स के जिस टाइप के डेटा टाइप थे उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया और ये हमारा मार्क्स हो गए। स्ट्रक्चर को अपने एक प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं तो हम लोग मेन फंक्शन के बाहर करते हैं। अब अगर हमें मेंबर्स की जो वैल्यू है उसको एक्सेस करनी है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे स्टूडेंट वन, यहाँ पे वेरिएबल नेम है स्टूडेंट वन, फिर डॉट लगा के जो भी हमारा यहाँ पे मेंबर्स होंगे उनको डॉट से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट रोल नंबर करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा रोल नंबर 101। फिर सेकेंड में स्टूडेंट डॉट नेम करेंगे तो हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट डॉट मार्क्स करेंगे तो हमारे मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं मेंबर्स में जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए। तो पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर जो हमारे मेंबर्स के नेम है वो लिखेंगे और बीच में हमारा रहेगा डॉट ऑपरेटर। तो मेमोरी में जो स्टोरेज होगा वो किस अकॉर्डिंग होगा हमारा, इंटीजर के लिए हमारे 2 बाइट्स स्टोर हो जाएंगी, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट और फ्लोट के लिए 4 बाइट, मतलब 7 बाइट हमारी क्या हो रही है मेमोरी में एलोकेट हो रही है इस स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन भी हमारा सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के। डिफरेंस क्या होता है, यूनियन इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है that allow you to store different data types in a same memory location। इसमें भी हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, पर डिफरेंस क्या है कि एक ही मेमोरी लोकेशन पे कैसे करता है। जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता था, जितने भी हमारे डेटा टाइप्स होते थे उसी अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी में स्पेस एलोकेट होती थी। अगर इंटीजर था तो 2 बाइट्स इंटीजर के लिए, कैरेक्टर है 1 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट। हमारा जो हाईएस्ट डेटा टाइप का साइज होता है उतना ही हमारा यूनियन का साइज होता है। यही सेम अगर हमने यूनियन में भी डिक्लेयर किया है तो इसमें फ्लोट हाईएस्ट साइज का है तो हमारी मेमोरी में से 4 बाइट एलोकेट होंगी। Unlike structure where each member has its own memory allocation, in union all the members share the same memory space। तो जैसे स्ट्रक्चर में होता था हर मेंबर का क्या होता अपना मेमोरी एलोकेशन होता था, पर यूनियन में क्या करते हैं हम एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं, मतलब सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। मीनिंग ओनली वन मेंबर कैन होल्ड अ वैल्यू एट अ टाइम। क्या मतलब हुआ कि एक टाइम पे एक ही मेंबर जो है वो वैल्यू को होल्ड कर सकता है। द साइज ऑफ द यूनियन इज डिटरमाइंड बाय द लार्जेस्ट मेंबर। तो हमारा साइज किससे डिटरमाइंड होगा, जो हमारा लार्जेस्ट मेंबर होगा। Example, if int take 4 byte, float take 4 byte and character take 1 byte, the size of the union will be 4 byte। तो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि int का जो है 4 बाइट है, फ्लोट का भी 4 बाइट है और कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है, तो हमारे यूनियन का जो साइज हो जाएगा वो 4 बाइट हो जाएगा, जो हमारा लार्जेस्ट मेंबर का साइज है। तो इसका भी सिंटैक्स सेम होता है, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह यूनियन हो जाता है और यहाँ पे यूनियन का नेम हो जाता है। तो यूनियन, यूनियन नेम, फिर ब्रेसेस में जितने भी मेंबर्स हैं उनको डेटा टाइप और उनका नेम। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेम एग्जांपल है, यूनियन कीवर्ड यूज़ किया है, यूनियन का नेम है स्टूडेंट और इसमें 3 मेंबर्स हैं जिसमें कि फर्स्ट है रोल नंबर, सेकंड है नेम और थर्ड है मार्क्स। ये इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो सिर्फ 4 बाइट का होगा। तो इसमें जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो एट अ टाइम एक ही वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे रोल नंबर डिक्लेयर किया है तो सिर्फ हम यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे मेमोरी में रोल नंबर सिर्फ स्टोर होगा। अगर हमने सारी वैल्यू एक साथ कर दी तो हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वही सिर्फ हमारी वैलिड होगी, क्योंकि इसमें डेटा जो होता है ओवरराइट हो जाता है। जैसे हमने रोल नंबर हमको नीड थी तो हमने रोल नंबर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे रोल नंबर स्टोर हो गया। फिर नेम स्टोर करना है तो नेम तो रोल नंबर के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा हमारा नेम। अब नेम हमारा, अगर हमें मार्क्स स्टोर करने हैं तो जो हमारा नेम था उसके ऊपर हमारे मार्क्स राइट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है एट अ टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर रोल नंबर किया है तो सिर्फ इसमें रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं, अगर कैरेक्टर करना है तो सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और अगर हम एक साथ कर दे रहे हैं स्टोर तो क्या होगा हमारा डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना के सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर किया है जो कि है रोल नंबर की। फिर रोल नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं जैसे उसमें जैसे स्ट्रक्चर में प्रिंट करवाते थे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, वेरिएबल नेम और डॉट ऑपरेटर से जो हमारा मेंबर है उसका नेम। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 101। अब अगर हम यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ को भी डिक्लेयर कर देते तो क्या हो जाता, जो हमारी लास्ट वैल्यू होती सिर्फ वो हमारी यहाँ पे स्टोर होती, बाकी वैल्यू क्या होती ओवरराइट होती जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पॉइंटर इन सी। इन सी अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अ वैल्यू लाइक नंबर और टेक्स्ट, पॉइंटर होल्ड्स द लोकेशन वेयर दैट वैल्यू इज स्टोर्ड इन मेमोरी। तो ये जो वेरिएबल होते हैं कोई नंबर या टेक्स्ट को स्टोर नहीं करते, ये स्टोर करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। सपोज ये हमारा वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 10 और इसका नेम है नम।
तो इसका एक यूनिक एड्रेस होगा, क्योंकि हर वेरिएबल का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे सपोज इसका ये एड्रेस है। अब हमें अगर इस एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, उसको पॉइंटर टाइप डिक्लेयर करेंगे। अब पॉइंटर टाइप डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल के आगे अगर हम ये सिंबल लगा देंगे एस्ट्रिक का, तो वो हमारा पॉइंटर टाइप वेरिएबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब इसको पॉइंटर टाइप डिक्लेयर कर दिया है तो ये क्या स्टोर कर सकता है, इसकी एड्रेस को। तो ये हमारा सपोज वेरिएबल है ptr। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं तो ये नम इंटीजर है जिसमें 10 स्टोर है। तो हमने ptr में क्या करा है, एड्रेस ऑफ नम स्टोर करवाया है। तो इसका जो एड्रेस है वो हमारा ptr में स्टोर हो जाएगा। तो एड्रेस स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया है। तो इसमें ptr में एड्रेस स्टोर हो गया 65149। नेक्स्ट है डीरेफरेंसिंग। दिस मीन्स यूजिंग अ पॉइंटर टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस इट पॉइंट्स टू। तो अगर हमें किसी पॉइंटर वेरिएबल पे क्या वैल्यू पड़ी है ये एक्सेस करना है तो उसको हम लोग डीरेफरेंसिंग कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो कि होता है एस्ट्रिक। द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इज यूज टू गेट द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। तो उस पॉइंटर पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हम एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग ने क्या किया, ptr को एस्ट्रिक के साथ मतलब डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के साथ यूज़ किया है। तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, जो इस पे वैल्यू स्टोर होगी। तो ये ptr पे हमारी क्या वैल्यू स्टोर है, 10 है। तो हमारे इंट वैल्यू में क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। तो इसका डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ करके हम ptr में मतलब जो हमारे पॉइंटर वेरिएबल होते हैं उसमें जो वैल्यू पड़ी होती है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीरेफरेंसिंग। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए जो वेरिएबल है वो है हमारा हाउस और जो मेमोरी एड्रेस है वो है एड्रेस। तो अगर हमें हाउस को विजिट करना है तो हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो पॉइंटर्स भी हमारे एड्रेसेस की तरह होते हैं और जो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर होते हैं वो हमारे उस एड्रेस पे डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। फिर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 10, मतलब कि इसमें वैल्यू हो गई 10 और इसका नेम है नम। नेक्स्ट है ptr नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। तो ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल हो गया। फिर क्या किया है, ptr में एड्रेस ऑफ नम डाल दिया है। तो इसमें यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस है इसको हमने क्या किया है, इसमें स्टोर करवा दिया एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 65149। फिर अब प्रिंट क्या करवा रहे हैं, एड्रेस ऑफ नम। अब जब हम पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो हम लोग %p यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ptr को प्रिंट करवा रहे हैं तो एड्रेस ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 65149। फिर नेक्स्ट में क्या करवा रहे हैं, वैल्यू ऑफ नम। इसमें क्या होगा, जो इस पे वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ किया है। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। तो फाइल में कुछ भी चेंजेस अगर हमें परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। फाइल हैंडलिंग इन सी इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू द फाइल स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फाइल सिस्टम। तो हमारी जो फाइल्स ऑलरेडी स्टोर्ड होती है अगर उसमें से हमें कुछ रीड करना है या उसमें कुछ राइट करना है तो हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड सेवरल फंक्शंस टू मैनिपुलेट फाइल्स। तो जो हमारी सी की लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको यूज़ करके हम लोग फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दीज फंक्शंस आर डिफाइंड इन हेडर फाइल stdio.h। ये फंक्शंस हमारी stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूडेड है। तो जो फंक्शंस हम लोग यूज़ करके हम लोग फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं वो है सबसे पहले ओपनिंग अ फाइल। तो अगर हमें फाइल में कोई चेंजेस करने तो उसको पहले ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो है fopen। द fopen फंक्शन इज़ यूज टू ओपन अ फाइल। तो फाइल ओपन करने के लिए fopen फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, पहली है फाइल नेम और सेकेंड है मोड। तो fopen फंक्शन में हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे जो कि होगा फाइल का नेम जिसको हमें ओपन करना है और मोड किस मोड में ओपन करना है कि वो सिर्फ रीडेबल होगी या फिर उसमें कुछ राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मोड मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है राइटिंग टू अ फाइल। अब हमें फाइल में कुछ राइट करना है। तो वंस अ फाइल इज ओपन, फाइल जब ओपन हो गई तो हम उसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है fprint, fputs और fwrite। तो fprint और fputs फंक्शन है वो टेक्स्ट मोड में वर्क करते हैं और जो fwrite है वो बाइनरी मोड में वर्क करते हैं। अगर बाइनरी फॉर्म में डेटा है तो fwrite यूज़ करेंगे और टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है तो fprint या fputs यूज़ करते हैं। तो fprint क्या होता है, सिमिलर होता है printf की तरह, बट ये क्या करता है, राइट करता है किसमें, फाइल में। fputs क्या करता है, स्ट्रिंग को राइट करता है फाइल में। और fwrite क्या करता है, बाइनरी डेटा को राइट करता है फाइल में। थर्ड है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। अब हमें फाइल से कुछ रीड करना है तो सिमिलर टू राइटिंग देयर आर डिफरेंट फंक्शंस फॉर रीडिंग। अब जैसे राइटिंग के फंक्शन से वैसे ही हमारी रीडिंग के लिए फंक्शन है fscan क्या करेगा, रीड फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द फाइल। तो फाइल से रीड करने के लिए हमारा यूज़ होता है। fgets क्या करता है, रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल।
अगर हमें लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करना है फाइल से तो एफ गेट्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। और लास्ट है एफ रीड रॉ डेटा फ्रॉम द फाइल। अगर हमें फाइल से बाइनरी डेटा रीड करना है तो एफ रीड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्लोजिंग अ फाइल। अब हमने फाइल में जो भी ऑपरेशन थे वो परफॉर्म कर लिए, तो अब हमें फाइल को क्लोज भी करना होगा। तो उसके लिए जो फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है एफ क्लोज। आफ्टर परफॉर्मिंग फाइल ऑपरेशन इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल यूजिंग एफ क्लोज। दिस एंश्योर दैट ऑल द चेंजेस आर सेव्ड, रिसोर्स आर रिलीज एंड फाइल इज प्रॉपरली क्लोज। तो एफ क्लोज का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे जितने भी चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे और जो भी रिसोर्सेज यूज़ हुए होंगे वो सब रिलीज हो जाएंगे और फाइल जो है प्रॉपरली क्लोज हो जाएगी।